हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज से मैं पढ़ाने जा रही हूँ दिल्ली सल्तनत काल। तो सबसे पहले इसके पीछे की स्टोरी को जान लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो द्वितीय तुर्क शासक थे मोहम्मद गौरी। ये भारत पर आक्रमण करते हैं इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए और धन लूटने के लिए, शासन करने के लिए नहीं। ये धन लूटते थे और गजनी वापस चले जाते थे। लेकिन जब चंदावर का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं, तब अपने गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ शासन करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं भारत में। तो वहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत काल। अर्थात मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तब अगले शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश की नींव रखते हैं। क्योंकि वे गुलाम थे और जिस वंश का नींव रखते हैं वो कहलाता है गुलाम वंश। नौ स्थापित राज्य रहता है मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद। उसमें अधिकतर शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, इसीलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत, जिसका काल है 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1526 ईस्वी, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। वे हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा ट्रिक है गुलाम खिल तू सैलोमे। गुलाम खिल तू सैलोमे। गुलाम खिल रहे हैं सैलों में। गुलाम खिल तू सैलों में। गुलाम से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। आपको दिल्ली सल्तनत के में शासन करने वाले 5 राजवंश जो थे वो आसानी से याद हो जाएगा। गुलाम खिल तू सैलों में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लो से लोदी वंश। इनका काल देख लेते हैं, किसने सबसे ज़्यादा शासन किया, किसने कम शासन किया। तो जो खिलजी वंश थे उन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश ने। गुलाम कब तक खिला रहेगा? खिला है गुलाम खिल ज़्यादा देर तक खिला नहीं रह पाया, तो कम समय तक शासन किए खिलजी वंश। तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया था तुगलक वंश ने। और लोदी वंश ऐसा वंश है जो है एकमात्र अफगान वंश। लोदी वंश है एकमात्र अफगान वंश। इनका शासन है गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी और तुगला वंश का 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी, लोदी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी। जो ट्रिक बनाए हैं यही इसका क्रम है। अर्थात गुलाम के बाद खिलजी ने शासन किया, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। अब इनके संस्थापक को देख लेते हैं एक साथ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के ये गुलाम थे, इसीलिए इनका वंश का नाम है गुलाम वंश। ये संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के। खिलजी वंश जल में खिलता है तो जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक हैं। तुगलक गयासुद्दीन, तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन
सैयद वंश के हैं खिज्र खां और लोदी वंश के हैं बहलोल लोदी। यहाँ पर लो है, ऐसे ट्रिक बना बना कर याद रखेंगे तो आपको आसानी से और लंबे समय तक याद रहेगा, और जो रटेंगे वो याद नहीं रह पाएगा। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी, जल खिल जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। उसके बाद लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। एक बार फिर से देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत, इनका काल था 1206 से 1526 ईस्वी। इसका ट्रिक है गुलाम खिल तू सैलो में। गुलाम से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। इनका काल है गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी का 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश का है 1451 से 1526 ईस्वी। यहाँ से 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। जो खिलजी वंश थे सबसे कम समय तक शासन करते हैं और तुगलक वंश वाले सर्वाधिक समय तक शासन करते हैं, और लोदी वंश एक सा वंश है जो कि एकमात्र अफगान वंश है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, खिज्र खां और बहलोल लोदी। अब एक एक वंश को एकदम अच्छे से डिटेल से देखते हैं। अब देखते हैं गुलाम वंश के संस्थापक, और संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थे मोहम्मद गौरी के गुलाम। गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने राजधानी बनाई थी लाहौर को, अर्थात दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी है लाहौर। इनके अन्य नाम मिलते हैं, जैसे दूसरा हातिम। इनके दानशीलता के कारण इन्हें दूसरा हातिम कहा गया। दूसरा है लाख बख्श। दयाशीलता के कारण हातिम, दानशीलता के कारण इन्हें लाख बख्श कहा गया। ऐबक भी कहा जाता था इन्हें। और कुरान खां, चौथा नाम है इनका कुरान खां। कुरान का पाठन एकदम अच्छे से करते थे, इसीलिए इनका एक और नाम है कुरान खां। इनके अन्य नाम में है दूसरा हातिम, लाख बख्श, ऐबक, कुरान खां। ये तुर्की राज्य के संस्थापक है, अर्थात भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम तुर्क शासक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के प्रथम तुर्क शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका राजकीय भाषा था फारसी। इन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा। जब वो गद्दी में बैठते हैं तो खुद को कहते हैं सिपाह सालार या मालिक कहते हैं, खुद को कभी सुल्तान नहीं कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक
जब गद्दी पर बैठे तो खुद को सिपाह सालार कहे या फिर मालिक कहे, कभी भी सुल्तान नहीं कहे अपने आप को। अब देखते हैं इनको गुलामी से आज़ादी कब मिली। तो 1208 में इन्हें गुलामी से आज़ादी मिली। इनके दरबारी कवि थे हसन निजामी और इनकी रचना है ताज उल मासिर। इसी किताब में कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास है। इसी किताब में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी मिलती है। दरबारी कवि हसन निजामी है और उनकी रचना है ताज उल मासिर। इनका प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखा। इन्होंने विद्रोहों से बचने के लिए विवाह की नीति अपनाई। जब कोई विद्रोह करता था तो उससे अपनी बेटी, अपनी पुत्री या बहन का विवाह करा दिया था। तो पहला विवाह कराया था ताजुद्दीन के साथ अपनी पहली बेटी का, और दूसरी पुत्री का विवाह करवाया था इल्तुतमिश के साथ, और ये है नासिरुद्दीन के साथ अपनी बहन का विवाह करवा देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इनकी राजधानी है लाहौर। इनका राजकीय भाषा है फारसी। इनका अन्य नाम है हातिम, दूसरा हातिम, लाख बख्श ऐबक, कुरान खां। हातिम दयाशीलता के कारण, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, अर्थात दानशीलता के कारण इनका नाम लाख बख्श पड़ा। कुरान खां, कुरान का अच्छा पाठन करते थे, इसीलिए मोहम्मद गौरी ने इन्हें कुरान खां की उपाधि दी। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1208 में इन्हें गुलामी से आज़ादी मिलती है। इनके दरबारी कवि हैं हसन निजामी और इनकी रचना है ताज उल मासिर। प्रशासनिक कार्य, साम्राज्य का विस्तार नहीं करते हैं, सुदृढ़ बनाए रखते हैं, विद्रोहों से बचने के लिए विवाह की नीति अपनाते हैं। अपनी पहली पुत्री का विवाह ताजुद्दीन से, दूसरी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से और अपनी बहन का विवाह करते हैं नासिरुद्दीन से। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। तो इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुब मीनार का नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने नाम पर नहीं, अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर करवाया गया है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा दूसरा और तीसरा मंजिल का निर्माण करवाते हैं इल्तुतमिश, जबकि आखिरी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाते हैं कुतुब मीनार का फिरोज शाह तुगलक। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और यह क्या है? एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यह है एक मस्जिद है जो है अजमेर में।
ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, अजमेर में है। उसके बाद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये है दिल्ली में। कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, दोनों दिल्ली में। ये दोनों है दिल्ली में, जबकि ढाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये हैं इनके निर्माण कार्य। कुतुब मीनार, ढाई दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए, चौगान अर्थात पोलो, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और पोलो को भारत में लाने का श्रेय जाता है तुर्कों को। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं आराम शाह। लगभग 8 माह ही शासन कर पाते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, आराम शाह की हत्या कर देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। हत्या कर देते हैं इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य कुतुब मीनार, ढाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम। इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। इनका कब्र है, इनकी राजधानी इन्होंने बनाई थी लाहौर को। कब्र है इनका लाहौर में। अगले शासक बनते हैं आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र। लगभग 8 माह ही शासन करते हैं, इल्तुतमिश की हत्या कर देते हैं। उसके बाद शासन करते हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इन्होंने दमन किया आराम शाह। उसके बाद है नासिरुद्दीन का, और याल्दोज का। इन सब को हराते हैं और इल्तुतमिश गद्दी पर राज करते हैं। इनके दरबारी कवि हैं मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज ये हैं इनके दरबारी कवि। पहले जब ये गद्दी पर नहीं बैठे थे तब ये बदायूं के गवर्नर थे। बदायूं के गवर्नर थे या सूबेदार थे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। अधिकतर शासक अपना राजधानी बनाते हैं दिल्ली को, इसीलिए इस काल का नाम पड़ा है दिल्ली सल्तनत काल। राजधानी बनाई दिल्ली को। इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, एक है टंका और दूसरा है जीतल। पहला है टंका अर्थात चांदी का सिक्का, और दूसरा है जीतल जो है तांबे का सिक्का। ये है तांबे का सिक्का। इन्होंने भारत में सबसे पहले मकबरे का निर्माण करवाया है इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले मकबरे का निर्माण करवाए हैं। इनके शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण होता है।
जलालुद्दीन मांगबरनी भागते हुए इनके दरबार में पहुंचते हैं और शरण मांगते हैं, पर इल्तुतमिश दूरदर्शिता दिखाते हुए, क्योंकि उस समय सबसे खूंखार आक्रमणकारी था चंगेज खां, उससे सब डरते थे, तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता करने के लिए मना कर देते हैं कि हम सहायता नहीं करेंगे। अगर उसकी सहायता करते तो चंगेज खां दिल्ली पर भी आक्रमण कर देते इल्तुतमिश पर, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे करके इल्तुतमिश अपने दिल्ली को बचा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। इन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की और इक्तेदारों की नियुक्ति की शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए। और दूसरा है 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी या चिहलगानी। ये है 40 सरदारों का दल और इनके स्थापत्य में है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसके बाद है दूसरा में कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं, अर्थात दूसरा और तीसरा मंजिल इल्तुतमिश बनवाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। उसके बाद है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाते हैं इल्तुतमिश। तो ये हो गए इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक हैं। इन्होंने दमन किया है आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र और उनके दामाद, और नासिरुद्दीन ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बहन के पति। नासिरुद्दीन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बहन की शादी करवाई थी और इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह करवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके दरबारी कवि हैं मिन्हाज उल सिराज। पहले ये बदायूं के गवर्नर थे, सूबेदार थे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, पहला है टंका और दूसरा है जीतल। टंका है चांदी का सिक्का और जीतल है तांबे का। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने भारत में सबसे पहले मकबरे का निर्माण करवाए। इनके शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण होता है जलालुद्दीन मांगबरनी पर। जलालुद्दीन मांगबरनी भागते हुए इल्तुतमिश के दरबार में आ जाते हैं, पर इल्तुतमिश सहायता करने के लिए मना कर देते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत करवाते हैं। तुर्कान ए चहलगानी अर्थात 40 सरदारों का दल का निर्माण करते हैं। स्थापत्य में है सुल्तानगढ़ी का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाते हैं। निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, पर इन्होंने कुतुब मीनार का दूसरा व तीसरा मंजिल का निर्माण करवाते हैं, दूसरा व तीसरा मंजिल पूरा करवाते हैं। जबकि फिरोज शाह तुगलक 5वां व अंतिम मंजिल का निर्माण करवाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। 1235 में इल्तुतमिश का अंतिम संघर्ष होता है। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। फिर अगले राजा बनते हैं, अगले शासक बनते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। इनका शासनकाल रहा 1236 ईस्वी। इन्हें एक अयोग्य शासक कहा जाता है। इन्हें माना जाता है कि ये अयोग्य शासक थे।
इनकी माँ का नाम मिलता है, इनकी माता का नाम है शाह तुर्कान। इनके शासनकाल में यही छाई रही ऐसा माना जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज, ये है इल्तुतमिश के बड़े पुत्र, ये है एक अयोग्य शासक। इनके शासनकाल में शाह तुर्कान ही छाई रही ऐसा माना जाता है। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। ये दल चालीसा का जो गठन किए रहते हैं इल्तुतमिश उनकी सहायता से गद्दी प्राप्त करती है। ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका है या फिर भारत की पहली शासिका है रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम शासिका या शासिका। ये पुत्री है इल्तुतमिश की। गद्दी पर बैठते हैं दल चालीसा के मदद से। दल चालीसा के मदद से बैठते हैं गद्दी पर। ये वस्त्र जो धारण करते हैं उसे कहा जाता है चोंगा और कुलाहा। अर्थात चोंगा अर्थात होता है कुबा और कुलाहा अर्थात होता है टोपी। ये पर्दा प्रथा का त्याग करती है और दरबार में यही वस्त्र धारण करके दरबार में पहुंचती हैं। चोंगा और कुलाहा इसे कहते हैं कुबा और टोपी। बड़ा पद देती हैं अबिसिनियाई गुलाम को, जिससे दल चालीसा नाराज हो जाते हैं कि गैर सामंत जो है, जो गैर तुर्क हैं उन्हें बड़ा पद दिया जा रहा है। हमें जो तुर्क है हमें बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है करके ये दल चालीसा नाराज हो जाते हैं। इसीलिए इनके विरोध पर आ जाते हैं रजिया सुल्तान के। दल चालीसा ने ही इन्हें गद्दी पर बैठाया था और यही दल चालीसा इन्हें इनके विरोध करते हैं और इन्हें गद्दी से उतार देते हैं, इनकी हत्या करवा देते हैं। बड़ा पद देते हैं रजिया सुल्तान अबिसिनियाई गुलाम को, जो थे जमालुद्दीन याकूत। कहा जाता है कि इन्हीं के जरिए रजिया सुल्तान शासन करती थी। जलालुद्दीन याकूत, किसी किसी बुक में जलालुद्दीन याकूत को इनका प्रेमी भी बताया गया है। रजिया सुल्तान के विद्रोह कर देते हैं। जब गैर तुर्क को बड़ा पद दिया जाता है तो दल चालीसा इनके विद्रोह पर उतर आते हैं। सबसे पहला विद्रोह करते हैं लाहौर के सरदार जो थे कबीर खां। फिर सेकंड विद्रोह करते हैं अल्तुनिया। रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह कर लेती हैं। जब ये बंदी बना ली जाती है रजिया सुल्तान अल्तुनिया द्वारा, तो अल्तुनिया से विवाह कर लेते हैं। और अल्तुनिया और रजिया जब कैथल से वापस लौट रहे होते हैं तो डाकुओं द्वारा माना जाता है कि ये दल चालीसा के द्वारा ही इन दोनों की हत्या करवा दी जाती है। अल्तुनिया द्वारा इन्हें हरा कर बंदी बना ली जाती हैं। तो रजिया अल्तुनिया से ही शादी कर लेते हैं। जब अल्तुनिया और रजिया कैथल से वापस लौट रहे होते हैं तो ये दल चालीसा द्वारा या किसी बुक में डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है कैथल में।
स्थान है कैथल, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में, और इनका मकबरा है कैथल में ही। इनका मकबरा है कैथल में। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक है। इनकी माता का नाम है शाह तुर्कान। इनका शासनकाल है 1236 ईस्वी। उसके बाद शासन करती हैं रजिया सुल्तान, भारत की पहली शासिका या मुस्लिम शासिका। शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी। ये पुत्री है इल्तुतमिश की, और रुकनुद्दीन इल्तुतमिश के बड़े पुत्र हैं। ये गद्दी पर बैठते हैं दल चालीसा के मदद से, और ये वस्त्र का धारण करती हैं वो है चोंगा और कुलाहा, टोपी और कुबा। बड़ा पद अबिसिनियाई गुलाम को देते हैं, जिससे दल चालीसा नाराज हो जाते हैं और इनके विद्रोह पर उतर आते हैं। पहला विद्रोह करते हैं लाहौर के सरदार जो थे कबीर खां, दूसरा अल्तुनिया के सरदार अल्तुनिया, और रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेते हैं। अल्तुनिया और रजिया जब वापस लौट रहे होते हैं तो कैथल पर इनकी हत्या कर दी जाती है, इन दोनों की, रजिया और अल्तुनिया की। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में, और इनका मकबरा है कैथल में। इनका पतन का कारण माना जाता है स्त्री होना। ये मानते हैं मिन्हाज उल सिराज। ये थे इल्तुतमिश के दरबारी कवि। ये मानते हैं कि इसका स्त्री होना ही इनके पतन का कारण है। और दूसरा कारण मानते हैं दल चालीसा का महत्वाकांक्षा। दल चालीसा का महत्वाकांक्षा। उसके बाद आते हैं बहराम शाह। इनका शासनकाल रहा 1240 से 1242 ईस्वी। दल चालीसा ही इन्हें गद्दी पर बैठाते हैं और इन्हें गद्दी से उतारकर अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। इनका शासनकाल रहा 1242 से 1246, लगभग 1 साल 2 साल शासन करते थे। फिर वो जो दल चालीसा का निर्माण करवाए थे इल्तुतमिश, ये अपना शासन चलाते थे। जिसको राजा बनाना रहता था बना देते थे, जिसको उतारना रहता था उतार देते थे। और दल चालीसा के प्रमुख थे उस समय बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा देते हैं और नासिरुद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। और ये बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से करवा देते हैं। नासिरुद्दीन है रुकनुद्दीन, जो है इल्तुतमिश के बड़े पुत्र। रुकनुद्दीन है इल्तुतमिश के बड़े पुत्र। इनके पुत्र हैं नासिरुद्दीन अर्थात इल्तुतमिश के नाती। ये पुत्र हैं रुकनुद्दीन के। इनका विवाह होता है बलबन की पुत्री से। बलबन आगे राज करूंगा, शासक बनूंगा करके अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं नासिरुद्दीन से। बलबन की पुत्री से इनका विवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि ये कुरान लिखते थे और टोपी सीते थे। ऐसा शासक माना जाता है कि ये कुरान लिखते थे व टोपी सीते थे। बलबन को इन्होंने उपाधि दी उलुग खां की। ये बलबन को अपना वजीर बताते थे। नासिरुद्दीन महमूद बलबन को अपना वजीर मानते थे। और ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा कि ये जो बलबन ने
बलबन हैं, इन्होंने ही धीमा जहर मिलाकर नासिरुद्दीन की हत्या करवा देते हैं। कुछ इतिहासकारों का यही मानना है। इनकी मृत्यु हो जाती है धीमा जहर के कारण। उसके बाद शासक बनते हैं बलबन, गुलाम वंश का सबसे बुजुर्ग शासक। इनकी नीति है लौह व रक्त की। राज्य में सजदा व पैबोस की नीति लाते हैं बलबन। तो आगे बढ़ेंगे और बलबन को पढ़ते हैं। अब देखते हैं गुलाम वंश के प्रमुख शासक गयासुद्दीन बलबन। ये है इल्तुतमिश के गुलाम, पर यही बलबन इल्तुतमिश के पुत्रों की हत्या कर देते हैं और गद्दी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि नासिरुद्दीन उनके दामाद की हत्या करके, अर्थात उनके खाने में धीमा जहर मिला करके उनकी हत्या करवा देते हैं और गद्दी प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये है इल्तुतमिश के गुलाम बलबन। इनका मूल नाम है बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इनका शासनकाल है 1266 से 1286। इनकी नीतियां हैं लौह और रक्त की नीति। लौह व रक्त की नीति। इन्होंने अपने दरबार में फारसी रीति रिवाज लागू किए थे, जैसे है राजत्व का सिद्धांत। ये आया है फारस से, ये फारस का सिद्धांत है, राजत्व का सिद्धांत। उसके बाद है सिजदा व पैबोस की नीति। राज्य में सिजदा व पैबोस की नीति। सिजदा अर्थात घुटने के बल बैठकर सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करना। एवं पैबोस, पैबोस का अर्थ है उनके पांव को चूमना, राजा के पांव को चूमना, घुटने के बल बैठकर राजा के पांव को चूमना। ये नीति अपनाई थी बलबन। इनकी नीतियों को एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जो तुर्क चहलगानी थे, दल चालीसा, 40 सरदारों का जो दल बनाए थे इल्तुतमिश ने, उनका विघटन कर देते हैं, क्योंकि ये बलबन थे उन्हीं दल चालीसा के प्रमुख, और ये अपने राजा की हत्या कर देते हैं। इसीलिए सोचते हैं मैं भी अब राजा बन गया हूं, कहीं मेरी ही हत्या ना कर दें। इसीलिए बलबन जो तुर्कान ए चिहलगानी, इसका विघटन करवा देते हैं। फिर सैन्य विभाग की स्थापना करते हैं। सैन्य विभाग की स्थापना करते हैं, जिसे कहा जाता है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। इनकी नीतियां हैं लौह व रक्त की नीति, राजत्व का सिद्धांत, सिजदा व पैबोस की नीति। तुर्क चिहलगानी का विघटन करवाते हैं, सैन्य विभाग की स्थापना करते हैं, जिसे कहा जाता है इस सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज। इनकी उपाधियां हैं उलुग खां। उलुग खां जिसे दिया था नासिरुद्दीन, इनके दामाद। नासिरुद्दीन थे इनके दामाद, और ये नासिरुद्दीन ही बलबन को कहते थे अपना वजीर बताते थे। जबकि बलबन ने खुद को उपाधि दी थी जो है जिल्ले इलाही। इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया, ईश्वर की प्रतिनिधित्व करने वाला।
ईश्वर की छाया। इसकी दो उपाधियां हैं, उलुग खां और जिले इलाही। इनके दरबारी कवि हैं अमीर खुसरो और ये फारसी के बहुत बड़े कवि हैं। अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन ये 7 राज्यों के कालखंड देखने वाला कवि है। गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक तक के शासक तक के ये दरबारी कवि होते हैं अमीर खुसरो। इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो या अमीर हसन। अमीर हसन ये 7 राजाओं के कालखंड देखने वाला कवि है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने 7 राजाओं के कालखंड को देखा है? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाते हैं, दिल्ली में बनवाते हैं लाल महल। दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद इनके समय के विद्रोहों को देख लेते हैं। बंगाल का विद्रोह होता है 1278 में, जिसका बलबन दमन कर देते हैं, विजयी होते हैं बलबन। बंगाल के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन करते हैं बलबन। अवध का विद्रोह होता है और बदायूं का विद्रोह होता है, और इनके जो सूबेदार होते हैं अवध के और बदायूं के, इन दोनों को मृत्यु दंड दे देते हैं। बलबन इन दोनों को मृत्यु दंड दे देते हैं, हरा कर इनको मृत्यु दंड। उसके बाद होता है 1285 में मंगोल आक्रमण। तैमूर खां का आक्रमण होता है तैमूर खां वर्सेस महमूद के बीच। ये हैं बलबन के बड़े पुत्र हैं बलबन के। इस युद्ध में महमूद की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में महमूद की मृत्यु हो जाती है, जिसके शोक में बलबन भी मर जाते हैं। तो 1285 में मृत्यु होती है महमूद की और 1286 में मृत्यु हो जाती है बलबन की। इनकी मृत्यु हो जाती है 1286 में अपने पुत्र के शोक में। इन्होंने नवरोज उत्सव प्रारंभ किया था। ये है फारसियों का हैप्पी न्यू ईयर। नवरोज अर्थात नव अर्थात होता है नया और रोज अर्थात होता है दिन, नया दिन। फारसियों का नया वर्ष, फारसियों का हैप्पी न्यू ईयर इन्होंने प्रारंभ किया। और भारत में नवरोज उत्सव मनाया गया है 16 अगस्त 2022 को। भारत में नवरोज उत्सव मनाया गया है 16 अगस्त 2022 को। अब देखते हैं उसके बाद अगले शासक बने बलबन के पुत्र कैकूबाद। किसी बुक में इन्हें लिखा जाता है कि इन्हें पक्षपात हुआ था, अर्थात लकवा होने के कारण अयोग्य हो गए, शासन नहीं संभाल पाए। और किसी बुक में दिया है कि इनकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये हैं गुलाम वंश के अंतिम शासक। इनकी हत्या करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और गुलाम वंश का शासन काल है
1206 से 1290। अंतिम शासक है शमसुद्दीन कैमूर्स, जिसकी हत्या करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। कैकूबाद ने निर्माण करवाया था किला खरी, अर्थात किला खरी का दुर्ग, ये इसे कहते हैं हरा राजमहल। कैकूबाद ने निर्माण करवाया था किला खरी का दुर्ग अर्थात हरा राजमहल। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बलबन। उनकी नीतियां, गयासुद्दीन बलबन, इनका कार्यकाल है 1266 से 1286 ईस्वी। इनका मूल नाम है बहाउद्दीन, ये है इल्तुतमिश के गुलाम। ये थे दल चालीसा के प्रमुख, बलबन थे दल चालीसा के प्रमुख। इनकी नीतियां लौह व रक्त की नीतियां, राजत्व का सिद्धांत, सिजदा एवं पैबोस की नीतियां, तुर्कान ए चिहलगानी का विघटन करवाते हैं बलबन। क्योंकि जो दल चालीसा थे इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद वही डिसाइड करते थे कि कौन राजा बनेगा और किसे गद्दी से उतारा जाए, तो इसका विघटन करवा देते हैं बलबन। उसके बाद सैन्य विभाग का निर्माण करवाते हैं जिसे कहा जाता है दीवाने अर्ज। इनकी उपाधियां हैं उलुग खां, जिसे दिया था नासिरुद्दीन जो उनके दामाद थे। उसके बाद है दूसरा उपाधि जिले इलाही, अर्थात ईश्वर की छाया। स्वयं बलबन ही कहते थे अपने आप को जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि दिए थे बलबन ने स्वयं को। दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, इन्होंने 7 राजाओं के कालखंड देखे हैं। अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन, बलबन का निर्माण कार्य देखते हैं। इन्होंने निर्माण करवाया था दिल्ली में लाल महल का। इनके समय के विद्रोह हैं, पहला है बंगाल का विद्रोह 1278 में बलबन ने सफलतापूर्वक दमन किया। अवध और बदायूं के सूबेदार को मृत्युदंड दिया। उसके बाद है चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट 1285 में मंगोल आक्रमण होता है और तैमूर खां वर्सेस महमूद। महमूद है बलबन के बड़े पुत्र। इन दोनों के बीच संघर्ष होता है जिसमें महमूद बलबन के बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके शोक में बलबन भी चल बसते हैं। अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। इनके पुत्र मारे गए थे 1285 में। इन्होंने नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था, अर्थात फारसियों का नया वर्ष। उसके बाद आते हैं कैकूबाद, फिर आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स या कैमूर्स। इनका शासनकाल रहा 1286 से 1290। अंतिम शासक है क्यूमर्स, इनकी हत्या कर देते हैं जलालुद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।